एक वो फट्टा होता है जिससे कुटाई होती है बहुत तगड़ी वाली। ये कहाँ तक सच है? और क्योंकि कुछ थानों में मैंने खुद जाके भी देखा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके एक पट्टा टाइप होता है और उसके ऊपर लगा होता है, लिखा होता है आ गले लग जा। क्या सच्चाई है इसकी? दो लड़के हेलमेट पहने के किसी की स्नैचिंग कर रहे हैं। जी। आपने बचने के क्रम में रोड पे गिर गए, आपकी जान चली गई। एक शरीफ आदमी सड़क पे चल रहा हो, उसको कोई चाकू घोंप कर मार दे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इनसे कठोरता के साथ, सख्ती के साथ पेश आना पड़ता है। और भारत में सबसे ज़्यादा होता है कि मेरे पापा का नाम पे अगर कुछ अपशब्द बोल दिए तो वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते। वाकई दहेज को लेकर औरतों की किलिंग होती थी। कई बार देखेंगे आपकी गांव में किसी और की जो है बोरी में डेड बॉडी मिलती थी, कहीं किसी को जला के मार दिया जाता था। तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा थी। कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा हो और कोई पुलिस वाला उससे जाकर रिश्वत मांगे, कोई एमसीडी का स्टाफ जाकर उससे रिश्वत मांगे। जीवन जीने का अधिकार सबको है, इज्जत से, पूरे मान के साथ में। तो ऐसी परिस्थिति में हर किसी को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करें। तो नाउ सुगंधा.com एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता है। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ डायवेक्स के साथ। डायवेक्स टीम एक बार फिर से वेलकम करती है आप सभी का, साथ में सुगंधा.com जो कि खास है आप सबके लिए, उन लोगों के लिए जो पढ़ाई पे करते हैं विश्वास और चाहते हैं कि उनको बेस्ट टीचर मिले। ये बेस्ट टीचर ढूंढने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है। सिर्फ आपको जाना है सुगंधा.com पे, जहां पर मिलेंगे आपको आपकी पसंद के वो टीचर जो कर रहे हैं आपका इंतजार, और साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो बेस्ट टीचर्स ढूंढ रहे हैं। चलते हैं अपने पॉडकास्ट के साथ, जहां पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के साथ जो रियल लाइफ में भी हीरो है, और सच में कहें तो ऐसा इंसान जो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो टीवी पे भी आते हैं, मीडिया में भी छाए रहते हैं और हर तरीके से एक रियल हीरो की तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो हैं दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस में एसएचओ के पद से अब वो सीधा पहुंच गए हैं एक ऐसे विभाग में जहां पे दिल्ली पुलिस की भी कार्रवाई खुल के होती है। तो मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस के खास एक ऐसे ऑफिसर जो कि खास अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है प्रभांशु कुमार। तो प्रभांशु कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, जहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा कि एक रियल हीरो, ये रियल हीरो का परिचय अगर आप अपने हिसाब से खुद ही दें तो क्या होगा? सबसे पहले मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकगण, श्रोतागण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रियल लाइफ में हीरो मैं हूँ नहीं हूँ, ये तो जनमानस डिसाइड करती है। मेरा नाम प्रभांशु कुमार है। सन 2004 में दिल्ली पुलिस में मैंने एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। मैंने 22 साल के अपने सर्विस पीरियड में एज एसएचओ भी सर्व करा। सब इंस्पेक्टर के दौरान भी पोस्टिंग मैंने अलग अलग थानों में, क्राइम ब्रांच में काटी। बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, कई घटनाओं को अपने आँखों से देखा। फाइनली ये निष्कर्ष निकल कर आया कि ये पुलिस का जॉब आपके लिए एक जनता को सर्व करने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक मौका है। यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड हाउ यू आर अवेलिंग इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुलिस में रहकर लोगों की परेशानियों को सुनना, उनकी हताशा को करना, बस एक ही कोशिश रही है कि हर किसी को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। और जस्टिस कैसे मिले, इसके लिए क्या रूपरेखा हो, इन्वेस्टिगेशन की एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, ये फाइनली यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डू इट। सर, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा पहले, मतलब जब आप इस जॉब से पहले जो करते थे, आपने डिफरेंट तरह की जॉब्स करी। बैंक में भी रहे, है ना, उससे पहले आप कुछ और, एक और जॉब, ये जॉब बदल बदल कर आपने जो सिर्फ 22 साल दिल्ली पुलिस को दिए, उससे पहले का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा स्टार्टिंग से? आई एम नॉट ए बॉर्न पुलिस मैन। ओह। जॉब आपका ये क्षणिक चीज़ें हैं। आज आप इस जॉब में हैं, कल को आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए, कहीं और चले गए। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने पहले तैयारी की थी बैंकिंग की, तो इससे पहले मैं इलाहाबाद बैंक पीओ में सेलेक्ट हुआ था। उससे भी पहले मैं IBPS में सेलेक्ट हुआ था। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, मैंने बीटेक किया हुआ था। उससे भी पहले आई वॉज इन मुंबई। मुझको लिखने का बड़ा शौक था, गीत, गज़लें, गाने, रुबाइयाँ। तो मैंने बॉम्बे में काफ़ी समय तक रहा। लेकिन कई राज्यों में अभी भी मानसिकता है लोगों
कि इफ़ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ़ यू आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब ना, तो यू कांट ब्रिंग अ रेपुटेशन टू योर फैमिली। सर ये जो फैमिली की आपने कहा, फैमिली का सपोर्ट जो था, तो क्या फैमिली से आप एक जो आर्टिस्ट था आपके अंदर, जो मुंबई में गए, मुंबई में भी काम किया, उसके बाद वो जो एक दबाव की स्थिति में आपने जॉब ज्वाइन करी? नहीं सर, दबाव वाली कोई बात नहीं है, इसमें मेरी खुद की निजी इच्छा थी, निजी मंशा थी। और रही आर्टिस्ट वाली बात, तो एज अ बीटेक करने के बाद बैंक? हाँ, पुलिस में असल में क्या है, जब मैंने पुलिस के इंटरव्यू के लिए गया था तो उस टाइम मैंने पुलिस की प्रायोरिटी 8वें नंबर पे थी। तो मुझसे पूछा गया कि व्हाई यू डिसाइड टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस। एंड दैट टाइम आई रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स, इन सम शॉर्ट वर्ड्स, दैट सर्विंग दिल्ली पुलिस, it means I am doing something for the downtrodden people, enabling to fight against the corruption. That was the priority of life. And why Delhi police? If you are serving Delhi police, you have to serve within a radius of 45 kilometers for the entire life, and rest other job, that is transferable job. If you have joined custom, excise, CBI, preventive officers in any job, that is transferable. आप कभी दिल्ली हैं, कभी बॉम्बे हैं, कभी गुवाहाटी हैं, तो वहाँ पे आपके बच्चों को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं मिल पाता है। कोई बच्चा पहली से 5वीं क्लास तक किसी अलग शहर में पढ़े, फिर कहीं और पढ़े, तो उसके जीवन में जो एक इतिहास होता है, जो मेमोरी होते हैं, वो कहीं बन नहीं पाती है जिससे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में थोड़ा सा ठहराव हो। तो दिल्ली पुलिस में आने के पहले तक ये थी कि चलो साल 2 साल जॉब करके इसको भी टाटा बाय बाय कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में फिर धीरे धीरे मन लगता गया, लोगों से मिलने पे ताल्लुकात बनते गए और संबंधों की कड़ियाँ आपस में जुड़ती चली गई। आज की डेट में 22 साल के जॉब के उपरांत मैंने ये पाया है कि मैंने दिल्ली पुलिस में रहकर अपने परिवार का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आज की डेट में जहाँ जहाँ भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, वहाँ के लोगों से मेरे ताल्लुकात कोई पुलिस और आम जनता वाले नहीं हैं, उनसे संबंध मेरे अपने पारिवारिक से हैं, भाइयों वाले संबंध हैं। किसी को कुछ भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो विदाउट एनी हिच, विदाउट एनी हिंड्रेंस, दे मेक मी अ कॉल। रात के 1 बजे हूँ, 2 बजे हूँ, तो बिना किसी परवाह किए मुझको कॉल करते हैं वो, और मुझको बड़ा फ़ख्र होता है इस बात। सर दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा एक ऐसा दिन जो आपको बहुत ज़्यादा लगा हो कि ये क्या हो गया, सबसे खतरनाक दिन जो था दिल्ली पुलिस में आपके सर? वैसे तो दिल्ली पुलिस में यदि आप ईमानदारी से, शिद्दत से, तन्मयता से, लगन से ड्यूटी करते हैं तो आपके लिए हर दिन अपने आप में रोमांच भरा है। लेकिन मेरे जीवन का एक दिन 4 फरवरी 2025 से कुछ दिन पहले, जब मैं रानीबाग SHO होता था, हमारे यहाँ संतनगर के इलाके में एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था। 3 लड़के पिस्टल लहराते हुए शॉप के अंदर आए थे, उन्होंने 50,000 रुपये की लूट की थी। और इस घटना का असर ये हुआ था कि पूरे रानीबाग के इलाके में सनसनी सी फैली हुई थी। मुझे इस बात की बड़ी चिंता थी कि एट एनी हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई योर सेल्फ विद योर कंप्लीट पोटेंशियल, किसी भी हाल में आई हैव टू क्रैक दिस केस। हमने उस केस में बहुत मेहनत किया हुआ था, कम से कम 300-400 कैमरे दे करके फुटेज एनालाइज की हुई थी। लड़के हेलमेट में थे तो उनको पहचान करना ही बड़ा मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन खैर फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और हम इसमें यह असर्टेन कर पाए कि द कल्प्रिट दे आर फ्रॉम द लोकेलिटी ऑफ मुकुंदपुर। तो 4 फरवरी को अचानक ही जब हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पिन पॉइंट हो गई, हमने वहाँ पे रेड करने की ठानी। सुबह के 3 साढ़े 3 के आसपास हम मुकुंदपुर के इलाके में गए थे और जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने 2-3 बिल्डिंग में 2-3 मंजिल पे जाकर नॉक किया है, किसी ने गेट नहीं खोला। जब ये पिन पॉइंट हो गया था कि जो क्रिमिनल्स हैं वो 3री मंजिल पे हैं, 3री मंजिल पे भी गेट नहीं खुला गया। खैर किसी तरह से करके हमने वो गेट को जो है बाहर से धक्का देकर अंदर को घुसे। जब अंदर को घुसे तो पहले तो गैलरी थी, गैलरी से अंदर जाने पे 2 कमरे थे। एक कमरा बाहर से वैसे ही बंद था, जब उसको खोला गया तो खोलने पे अंदर कोई नहीं था। दूसरे कमरे में ताला बंद था। दूसरे कमरे के ताले की चाबी पहले वाले कमरे में दीवार के अंदर रखी हुई थी। जब कमरे को खोला गया तो अंदर हमें कोई नहीं मिला, सिवाय 2-3 बियर की बोतल रखी थी, कुछ वहाँ पे खाने की चीज़ रखी हुई थी। अंदर कमरे में कोई नहीं मिला। और अचानक ही ऑल ऑफ सडन जैसे ही हमारा स्टाफ कमरे से बाहर आया
बाहर आकर वो गैलरी की तरफ गए। 3 लड़के पिस्टल लहराते हुए हमारी तरफ निकल आए। कमरे के साथ ही किचन था जिसमें वो छिपे हुए थे। उस परिस्थिति को देखकर मेरे 1-2 स्टाफ इतने अचानक ही पैनिक से हो गए कि उनकी चीख सी निकल गई, और मैं दरवाजे के लेफ़्ट साइड था। किसी भी तरीके से मेरे बाहर जाने का रास्ता नहीं था। तो फाइनली मुझको उस हालात में खुद ही जूझना था, खुद ही लड़ना था। वो 3 लड़के जैसे ही बाहर को आए, पिस्टल में आए, पिस्टल मेरे पास भी थी। मुझको तीनों को वहीं से बाहर से गुत्थम-गुत्था होना पड़ा। मेरा स्टाफ बाहर निकल चुका था। फिर हम गैलरी में आ गए। गैलरी मेरे ख्याल से 4x3 का छोटा सा कमरा सा था, बिल्कुल ही अंधेरा। स्टाफ मेरा बाहर निकल चुका था और उन्होंने बाहर से गेट को अपनी तरफ खींचा हुआ था। ऐसी परिस्थितियां में उन्होंने तीनों लड़कों ने मेरे ऊपर 5 राउंड फायरिंग की। जब भी एक बार ठाई ठाई की आवाज़ आए, मुझको आभास हो कि पता नहीं मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। उस दिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वाकई मैं हूँ या नहीं हूँ। मेरे जीवन का वो बड़ा ही अविस्मरणीय दिन है। इस दिन को कभी भूला नहीं जा सकता। मैंने भी 2 राउंड फायरिंग की। गुत्थम-गुत्था होने के बाद में हमारी टीम आ गई। हमने उनको काबू किया। मेरा शरीर खून से लथपथ था। एक गोली मेरे पैर में छूती हुई निकल गई थी। मुझको एहसास हुआ कि ज़िंदगी में इससे बड़ी परीक्षा मेरी कभी नहीं हो सकती। यदि इस दिन इस परिस्थिति में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो दुनिया की कितनी बला मेरे ऊपर आ जाए, आई कैन फेस एवरी चैलेंज इन माई लाइफ। वो दिन पता नहीं कितने लोगों की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैं इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सकुशल सुरक्षित था। नीचे 1000 लोगों की भीड़ लग गई थी। हमारे एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहाँ पे आए। हर मीडिया कर्मी भी वहाँ पे था। सीपी सामने आते ही वर्बली तौर पे कह दिया था कि ही इज़ सपोज टू बी गैलेंट्री अवार्डेड, और मेरा नाम गैलेंट्री के लिए भी भेजा गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में उस दिन से बड़ा दिन आज तक नहीं हुआ। उस घटना की पुनरावृत्ति कभी किसी के साथ नहीं हो, यह मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जान का बच जाना अपने आप में आपका गुड लक भी है, लोगों की ब्लेसिंग्स भी है। लेकिन ज़िंदगी में रिस्क लेने की अपनी एक सर्टेन लिमिटेशंस है। आपके पीछे आपकी फैमिली होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने काम को प्रायोरिटी पर रखना पड़ता है, तो उसी को बोलना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में 4th Feb 2025 इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंजिंग डे ऑफ माई लाइफ। आई सर्वाइव, आई मैनेज टू escape from the ongoing crisis, and finally we could be able to overpower those criminals who were involved there। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी क्रिमिनल्स थे वहाँ पे, वो बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के थे, बड़ी डेस्परेट थे। किसी को कहीं भी गोली मार के किसी भी हद तक वो जा सकते थे। हिमांशु सर, सच बताइएगा, क्या आपको अभी भी इस बात का इल्म है कि अगर आपने जैसे किसी को उस वक्त अरेस्ट करा और वो अरेस्ट होने के बाद जेल जेल जाएगा ऑब्वियस, लेकिन जेल जाने के बाद जो प्रक्रिया इतनी आसान हो जाती है कि आराम से वहाँ से निकल जाना कस्टडी से, या जमानत हो जाना, और ज़मानत पे आने के बाद अगर वो दोबारा आपको टारगेट करे या आपकी तरफ इशारा करे, मे बी आई कांट डिनाई दिस, तो उस चीज़ को कैसे फेस आई करते कांट डिनाई दिस। लेकिन आपको इस बात को हमेशा जहन में डालना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भवा। आपको अपना दीपक खुद बनना है। आपको जब ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाएं, तो आपको पहले से उस घटना का कोई भास नहीं है कि आपके बुलाने पे कोई आ जाए। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, आपको डिफेंड भी खुद करना है, आपको ऑफेंसिव भी खुद होना है। तो ये तो परिस्थितियाँ बताएंगी कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, फिर आएगी, फिर से लोहा लेना पड़ेगा, लेने को हम तैयार बैठे हैं। कभी डर नहीं लगा ऐसे मामलों में? ये डर पहले कभी था भी नहीं, और जब ये घटना हुई, जब 5 राउंड फायरिंग के बाद ही मैं सही सलामत आपके बीच मौजूद हूँ, तो ये डर मुझसे कोसों दूर है। दिल्ली पुलिस में जैसे कोई भी गंदा कार्यरत होते हैं हमारे सिपाही लोग, कहते हैं कि सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते के साथ साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिश्वत लेते भी हैं, नो डाउट।
क्या आप मानते हैं इस बात को? या क्या बिल्कुल मानता क्या हूँ इस बात को। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है अगर जी, कोई बिल्कुल, रिश्वत मांगता है बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में? तो बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई करनी चाहिए। असल में जो सत्यमेव जयते शब्द है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। आपको सत्य की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, सत्य का ही जय हो। यदि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे पाऊँ, लेकिन इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू हैरेस मी, तो इन दैट सिनेरियो यू आर सपोज टू गो एंड रजिस्टर एफआईआर। इंसान बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, उसको परिवार का खर्च भी चलाना है। आज की डेट में गुजर बसर के अलावे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाना ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। सोशियो इकोनॉमी फैक्टर भी है, किसी के पास अरबों रुपए पड़े हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा हो और कोई पुलिस वाला उससे जाकर रिश्वत मांगे, कोई एमसीडी का स्टाफ जाकर उससे रिश्वत मांगे। जीवन जीने का अधिकार सबको है, इज्जत से, पूरे मान के साथ में। तो ऐसी परिस्थिति में हर किसी को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे। इसके लिए एक सजग नागरिक को क्या कौन से कदम उठाने चाहिए? अगर मान लीजिए किसी थाने में जाते हैं, एफआईआर नहीं हो रही है, या फिर उसको लताड़ा जा रहा है कि ठीक है भैया कल आना, परसों आना, या अभी एसएचओ साहब नहीं है, हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक बाधित कर दिया जाता है। अगर सबको सपोर्ट मिलेगा, अगर पीछे से किसी को सपोर्ट है पार्टी का, तो थाने में जाके पता चल जाता है। एक फ़ोन, किसी का भी एक फ़ोन आपको आएगा, आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जहाँ से दूसरा सपोर्टिंग एक्शन है। पता चलता है जो सामने वाला है उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो उसकी एफआईआर भी नहीं होती। ऐसा भी दिल्ली पुलिस पे आरोप लगते गए। नहीं, आज की डेट में क्या है कि हर इंसान का अपना वजूद है। कोई इंसान ज़मीन पे के सबसे निचले पायदान का शख्स हो, उसकी भी अपनी कुव्वत है। आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज के परिवेश में कानूनी तौर पे आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं कि आप बिना झिझक कहीं भी कॉल करके अपनी कंप्लेंट पे एक्शन करवा सकते। आज की डेट में किसी एसएचओ का शिकायतकर्ता से मिलना नहीं मिलना, एसीपी, डीसीपी, सीनियर अफसरों का मिलना नहीं मिलना, कहीं कोई मायने नहीं रखता। आज की डेट में इफ़ यू हैव एम्पल एविडेंस, यदि किसी ने आपसे डिमांड की है, आपके पास किसी तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, किसी तरह की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, किसी भी तरह का कुछ भी कंटेंट है, कोई सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं कि आपने अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए हैं, पैसे विड्रॉ करके किसी को दिए हैं, तो यू हैव एम्पल एविडेंसेस। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन प्रोसीड फर्दर। एविडेंस की जहाँ तक बात आती है, मैं जानता हूँ कि आपने कहा वीडियो जनरेटेड कोई भी चीज़, क्या उसको प्रमाणित किया जा सकता है कोर्ट में कि अगर वीडियो बनी है या कुछ ऐसी चीज़ है? क्योंकि लोग तो अपनी शक्ल देखने के बाद भी डिनाई करते थे कि नहीं भाई ये तो डमी है, मैं तो हुई नहीं है। असल में उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरी एजेंसियाँ हैं। आपने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो आपकी एफएसएल भेजी जाती है और एफएसएल उसको ऑथेंटिकेट करता है। मतलब A65 जिस के दिन- तहत जिस जो दिन वो वीडियो लॉ बनाएगी- है वो A65 के तहत जो है जी 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 वो उसको प्रमाणित करने जिस की दिन बात की वीडियो जाती बनाई है। गई उसकी हैशटैग वैल्यू होती है, अच्छा, वो क्रिएट हो जाती है और ये वीडियो जब एफएसएल ये सर्टिफाइड करता है कि हाँ ये शख्स ये वही है, ये आवाज़ इसकी वही है, आपकी वॉइस सैंपल भी ली जाती है, उसको मैच कराई जाती है, तो ये चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं। इसमें कहीं कोई शक वाली बात इसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ लेकिन अगर किसी की आवाज़, मान लीजिए मैं अगर मोदी जी की आवाज़ बना के डाल दूँ, अब जैसे अभी एक वीडियो अभी हमारे मोदी जी ने डाला, तो कई लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिए कि उनकी आँखों को और यहाँ से चेंजेस है कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोदी जी नहीं है कोई और है, तो ऐसे भी सवाल उठा दिए गए थे। तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता था कि बिल्कुल अगर? उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। एआई का ज़माना है, जी जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ चेहरे के लिहाज से नहीं, आवाज़ के लिहाज से नहीं, ये तो आपके बैकग्राउंड की चीज़ें भी बदली जा सकती हैं। आपकी वेशभूषा से लेकर परिधान सब कुछ बदला जा सकता है। आपकी उपस्थिति इस जगह है, आपकी उपस्थिति को दूसरी जगह भी दर्शाया जा सकता है। लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन सलीके से की जाए तो एवरीथिंग कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। आपने इन्वेस्टिगेशन की बात करी, एक थाने के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाला इंसान जो होता है वो आईओ होता है, क्योंकि अगर आईओ अगर किसी चीज़ को प्रमाणित कर देता है तो उसको एसएचओ, डीसीपी और इवन जज भी मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आईओ ने लिख दिया कि यस है, हुआ है ऐसा, तो हुआ है। अब इस पे अगर देखा जाए तो पूरा केस जो है, किसी कोई भी आता है तो वो आईओ के उस पे हो जाता है। क्या मैं मान लूँ कि दिल्ली पुलिस सिर्फ आईओ के बेस पे चलती है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आईओ का जो बेसिक काम होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस।
आपके पास जो भी एविडेंस है उसी हिसाब से कुछ भी चीज़ें कंसिडर की जाएगी। आप बैठकर कहानियाँ लिख दें, उपन्यास लिख दें, दैट इज़ नो वे कंसर्न टू इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज़ नो वे कंसिडर्ड एनी वे फ्रूटफुल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल हियरिंग। बातें हमेशा मेरिट पे होती है। अपनी एजम्पशन प्रिजम्पशन से काम नहीं चलता कि ये चीज़ें ऐसे हुई, ऐसे हुआ होगा। ये इट कैन बी सेल्फ सेटिस्फैक्टिव फॉर यू, बट व्हेन द केस इज कम्स ऑन ट्रायल ना, तो इन दैट सिनेरियो मेरिट इज काउंटेबल, एविडेंसेस दैट इज कंसिडर्ड। नाउ अभी जो लॉ बदल गए हैं सर, काफ़ी सारे प्रावधान भी बदले, लॉ भी बदले। अब जो नया लॉ आया है, पहले लॉ के अकॉर्डिंगली अलग अलग धाराएं थी, अब धाराएं भी बदल गई हैं और कानून में काफ़ी बदलाव हुए हैं। इसी में 498 में क्या बदलाव हुए हैं? असल में कानून में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। पहले आईपीसी थी, अब ये बीएनएस हो गई। पहले सीआरपीसी थी, अब ये बीएनएसएस हो गई। चीज़ें वैसी हैं, कुछ डिफॉर्मिटी को दूर किया गया है। जो 498 का प्रोविज़न था, मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट फॉर द डिमांड ऑफ डॉरी, तो इसको लेकर बदलाव ये हुआ है कि अब कहीं लड़कों का आपका भी सुना जाने लगा है। पहले क्या था कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं बैठे हैं जी। आपने एलिगेशन लगाए और आपकी एलिगेशन 2 बार 3 बार हियरिंग होने के बाद में एफआईआर में तब्दील हो जाती थी। पहले हम किसी पे भी जो है हस्बैंड के भाई हों, फादर हों, दूध दाद के रिश्तेदार हों, बेशक वो साथ में रहते हो नहीं रहते हो, सबका उसमें नाम लिखवा जाते थे, ऐड आराम से लग जाता था। लेकिन ना कहीं हमारे जुडिशल सिस्टम ये मानती है कि कहीं ना कहीं इसका जो है मिसयूज हुआ है। तो ऐसी सूरत में बड़ा ऊपर से स्पष्ट डायरेक्शन है कि आपको अरेस्ट सबको नहीं करना है, और हस्बैंड को भी अरेस्ट करना यदि हो तो यू शुड हैव सफिशिएंट एविडेंसेस, और उसमें भी आपको जो है कंसर्न डीसीपी से अप्रूवल लेनी होती है। अच्छा, नए वाले लॉ के अकॉर्डिंग जी। पहले तो सर ऐसा होता था कि सीधा ही अगर गर्ल साइड से अगर बोल दिया कि इसकी मम्मी ने मारा है, इसके भाई ने भी मारा है, तो उसको ऑन द स्पॉट ही पुलिस जाके सारी पूरी फैमिली को उठा के जेल में भर देती थी। असल में जब ये कानून बना था, जब ये कानून अस्तित्व में आया था, जब ये दहेज से जुड़े कानून बने थे, उस टाइम हिंदुस्तान में वाकई औरतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वाकई दहेज को लेकर औरतों की किलिंग होती थी। कई बार देखेंगे आपकी गांव में किसी औरत की जो है बोरी में डेड बॉडी मिलती थी, कहीं किसी को जला के मार दिया जाता था। तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन आज के परिवेश में जो महिला शक्ति है वो सशक्त हुई है, उनमें एजुकेशन का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो अपने अधिकारों से वाकिफ़ हैं। पहले की औरतें चूल्हे चौके तक सीमित होती थी, लेकिन आज के परिवेश में हर औरतें अपनी खुद की पहचान बना रही हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में ज़्यादातर ईगो क्लैश हो सकता है। जो दहेज से जुड़ी अवधारणाएँ हैं ये पुख्ता नहीं होती। बट सर आज तो काफ़ी इतनी एजुकेशन होने के बाद भी क्या ज़्यादा एजुकेशन गर्ल्स को मिली, नारी शक्ति को मिली, क्या उसका दुरुपयोग भी हो रहा है? ये एक सामाजिक बदलाव का हिस्सा है। वी कांट डिनाई दिस। जब तक आप उनको उनके घर तक सीमित रखा, चीज़ें अलग थी। जब उनको एजुकेशन मिल गया, चीज़ें अलग हो गई। अब आपको पता ही नहीं कि अब ईगो क्लैश की चीज़ें आ गई हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। सर बराबरी के आज स्तर की डेट में लड़के या लड़कियां शादी करने को भी राजी नहीं है। आप यदि 10 साल बाद लेकर चलोगे तो आपको शादी भी एक अपवाद सा मिलेगा। यदि शादी हो भी जाए तो आज की डेट में औरतें बच्चे पैदा करने को राजी नहीं है। बुरा न माने कि नेचुरल डिलीवरी के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, और सिसेरियन करके अपनी बॉडी को कोई डिसफिगर नहीं करना चाहता है। तो सामाजिक बदलाव है, इसको आपको आज के परिवेश में जीना होगा। हम ये कह दें कि 100 साल पहले ऐसा होता था, वो चीज़ें आज की डेट में लागू नहीं हो सकती। आपको आज के हालातों के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म सा हो गया। आज की डेट में हर कोई न्यूक्लियर फैमिली है। किसी भी लड़की की शादी होती है, वो चाहती है कि उसको पूरी आज़ादी मिले, वो अपने घर में पूरी प्राइवेसी के साथ रह पाए। यदि उसके इन लॉज होंगे तो उसको आज़ादी में कहीं ना कहीं दखलंदाजी भी होता है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं और मेरे पति, बस यही दुनिया हो मेरी। तो इस वजह से वो तवज्जो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई बार झूठे मामले भी दर्ज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी लड़के की पसंदीदा जगह है, आपने उसकी शादी कहीं और कर दी, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो हताशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है। हताशा या अपराध? वो तो आप अपराध की श्रेणी में लेते हैं ना, कि आज की डेट में जैसे ड्रम्स में मिल रहे हैं, इंसानों को ड्रम्स में पाया जा रहा है शादी के बाद, और यहाँ तक कि
कईयों ने तो शादी भी नहीं करी और इजीली उठा के उसको जो है पहाड़ी से धक्का दे दिया। क्राइम का सिर्फ और एक ही स्वरूप है, टू गेट ईजी एंड क्विक मनी। आज की डेट में किसी की भी आप शादियां हो, प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूँ आपको, कोई सी लड़की हो, उसको शादी के लिए यदि लड़का देखना है तो सबसे पहले देखती है कि लड़के के घर में कौन कौन है। फिर वो देखती है कि लड़के के घर में मर्सिडीज़ या BMW है बड़ी या गाड़ी। नहीं। तो उसकी प्रायोरिटी ये है कि मेरी लेविश लाइफ में किसी तरह की कोई सी डिस्टर्बेंस नहीं हो, मुझको सारी वो सुविधाएं मिल पाए। और उसके अलावा भी यदि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो जाती है तो वो अपने जीने के स्टाइल से कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती। यही चीज़ लड़कों के साथ भी है। तो मिंगलिंग ऑफ टू माइंड, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अर्लियर जो शादी था, इट्स लाइक एन एडजस्टमेंट, यू आर मेकिंग सरेंडर। एक लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का 8वीं पास है, लेकिन फिर भी वो ये समझ के चलते थे कि नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ, हमने जीवन को अपने हिसाब से चलना है। वो अपनी पढ़ाई को भूल जाती थी। लेकिन आज की डेट में यदि आपको लगता है कि मैं MA पास हूँ, ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बातें रह जाती हैं कि ही इज़ इन्फीरियर टू मी, और मैं इसके साथ यदि रह रही हूँ तो आई एम जस्ट मेकिंग कंप्रोमाइज़। तो ये इंसान का खुद का विवेक है, वो परिस्थितियों में अपने आप को किस मुताबिक ढालता है। वैसे इंसान का काबिलियत, खासियत, बड़प्पन तभी है जब वो परिस्थितियों के मुताबिक लेकर चले, रिश्तों को जोड़ना सीखे और रिश्तों की जहाँ से जड़ें हैं उसे और मजबूत करें। यदि लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता भी उस परिवार का हिस्सा हों तो ये बड़ी खुशी की बात है। जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं कहते हैं। जोड़ियाँ कहीं आसमान में नहीं बनती, जोड़ियाँ हम बनाते। आप 36 लड़के देखते, 36 लड़कियां देखते, आप उसके सैलरी स्लिप देखते, तो जोड़ियां आसमान में कहाँ बन रही। आपने इतना स्ट्रगल किया है, आप पंडित पुरोहित के पीछे भाग रहे हैं, उससे एक एक गुण मिला रहे हैं, तो जोड़ियां आसमान में कहाँ बनती हैं। जोड़ियां आप खुद बना रहे हैं। आज की डेट में शादी होने के बाद में 20 साल बाद जोड़ियां टूट रही हैं। ये जोड़ियां किसने बनाई थी? आज की डेट में आज शादी होने के 6 घंटे बाद जोड़ियां टूट रही हैं। ये जोड़ियां किसने बनाई थी? आज की डेट में शादी में आप 50 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, अगले एक दिन बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। ये जोड़ियां सर, किसने इंडिया बनाई? का रेशो तो बहुत अच्छा है ना। अगर विदेश की जनता से अगर पूछा जाता है या विदेश के आंकड़े देखे जाए तो इंडिया का ही एक ऐसा आंकड़ा है जो नंबर अच्छे लेता है कि यहाँ शादियाँ ज़्यादा सक्सेस करते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं वो कोशिश करते हैं कि इंडियन लड़की से शादी हो, ताकि वो संस्कारी होती है, उसको बहुत कुछ नॉलेज होती है। तो ये सिद्धांत कहाँ तक मैच करते असल हैं? में ये जो संस्कार और संस्कृति की बातें हैं ना, ये अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिहाज से कई बार हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जो वेस्टर्न कल्चर में आज चीज़ें हैं ना, कुछ समय पहले वो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करती थी, और आज उसी चीज़ को हम दोबारा अपना रहे हैं। आज एक कल्चर सा चल पड़ा है शादियां नहीं करने का, क्योंकि कई बार आपको ये लग रहा है कि आपने शादी कर ली, आपका मन मैच नहीं कर रहा है, पति अपने कमरे में, पत्नी दूसरे कमरे में, एक बेड पे भी सो रहे हैं, तो स्लीपिंग डिवोर्स चल रहा है उनमें, एक इस करवट एक उस करवट। तो ये शादी होने के बाद भी फाइनल आउटकम क्या है? यदि इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग ए गुड हेल्दी रिलेशनशिप, तो दैट इज़ कम्प्लीटली जीरो। तो इससे तो बेटर है कि आप दूर होकर भी एक बढ़िया तालमेल बनाकर जीवन में चल पा रहे हैं। जो फॉरेन कल्चर होता है, फॉरेन कल्चर में क्या है कि आपके फ्रेंडशिप है, सब कुछ है, आपको 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जाकर एहसास होता है कि नहीं, इस शख्स से मेरी अच्छी बन सकती है। तो फॉर्मली आपने 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में शादियाँ कर ली। ना आप में कोई शादी का जो है बेफालतू का खर्च आया, ना आपको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े, और आपके जीवन में आगे चलने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ संस्कार तो है, सब कुछ है, पाँव छूने की परंपरा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उस परंपरा का क्या करोगे आप जब आपको पाँव छूकर पीठ पीछे कोई गालियाँ देता मिले, आपसे गले मिले और के पहले आपके पीठ पे खंजर घुप जाए। तो इससे बेटर है कि इंसान जो है स्वच्छंद विचारों का है, लेकिन किसी दूसरे का बुरा नहीं करता है, किसी दूसरे का अहित नहीं करता है, किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचता है। तो इससे बढ़कर कहीं कुछ भी नहीं। मुझको किसी की बददुआ नहीं मिले, किसी की याह नहीं मिले, तो अपने आप में बड़ा खुशनसीब शख्स होऊंगा मैं। सर, मैंने पुलिस में रहकर भी यही कोशिश की है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूं, कोई पीठ पीछे मुझे गालियां दे। मैंने पुलिस में रहकर आज तक बच्चे को उसके माता पिता के सामने बुरा भला नहीं कहा, बच्चे के सामने उसके माता पिता को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि अपब्रिंगिंग, जो बच्चा जैसे कुछ देखेगा उसके नज़र में इम्प्रेशन वैसा ही बनेगा।
यदि मैं उसके माता पिता को उसके सामने बुरा भला कहता हूँ, मैं गलत शब्दों का प्रयोग करता हूँ, तो उस बच्चे के मन में स्वाभाविक तौर पे पुलिस के लिए नफरत पैदा हुई। तो इस चीज़ से सबको कोसों दूर रहना चाहिए। मेरे से जैसा आप कह रहे हैं, मैंने कई थानों में विजिट भी किया है, कई जगह पे मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं, खुद की देखी हुई चीज़ें हैं, झुटला नहीं सकता। कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर पेरेंट्स को बैठा के बच्चों की गलती होती है और पेरेंट्स को सुनवाई हो जाती है कि आपने कि ये करा, आपने वो करा। अब बच्चे को लग रहा है कि हाँ, मेरे को बोलो तो बोलो, मेरे पापा का नाम कैसे ले दिया। और भारत में सबसे ज़्यादा होता है कि मेरे पापा का नाम पे अगर कुछ अपशब्द बोल दिए तो वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते। एक्चुअली 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हर उंगलियां बराबर नहीं है, ये सारी उंगलियां एक हाथ का हिस्सा है। तो ये कोशिश आपको और हमें सबको मिलकर करना होगा कि पुलिस में भी कुछ हद तक रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म आम पब्लिक में भी ज़रूरत है इन बातों की। आम पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो पुलिस है, ये पुलिस ही हमारे बीच का हिस्सा है। 5 लोगों के परिवार में कोई पुलिस वाला हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई बैंकर हो सकता है। तो आपका प्रोफेशन वो जीवन में कहीं मायने नहीं रखता। आपका रवैया पेशेवर होना चाहिए, आपको व्यवहारिक बनना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं दूसरे की भावनाओं को समझने वाला बनना पड़ेगा। यदि पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जो गलत ढंग से बर्ताव करते हैं, जिनके बोलने का लहजा लोगों के लिए ज़्यादा कर्णप्रिय नहीं होता, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि समय के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि आप वो शख्स हो कि आप अपने घर पे भी जाओगे तो आपको अपने बच्चे का हीरो बनना है। अपने बच्चों का हीरो तभी बनना है जब आप में वो सारे गुण होने चाहिए। सर, जो कहते हैं कि हर थाने में एक चीज़ ज़रूर होती है जिसको हम बोलते हैं आग गले लग जा। एक वो फट्टा होता है जिससे कुटाई होती है बहुत तगड़ी वाली। ये कहाँ तक सच है? और क्योंकि कुछ थानों में मैंने खुद जाके भी देखा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके एक पट्टा टाइप होता है और उसके ऊपर लिखा होता है आग गले लग जा। क्या सच्चाई है उसकी? असल में कहते हैं कि मूल का झंडा और पुलिस का डंडा जो वाकई ऊंचा रहना चाहिए। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो मिसक्रेंट्स हैं, 2 लड़के हेलमेट पहने के किसी की स्नैचिंग कर रहे हैं, आपने बचने के क्रम में रोड पे गिर गए, आपकी जान चली गई, एक शरीफ आदमी सड़क पे चल रहा हो, उसको कोई चाकू घोंप कर मार दे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इनसे कठोरता के साथ, सख्ती के साथ पेश आना पड़ता है। कोई शख्स इतनी आसानी से नहीं मानता है कि उसने कोई जुर्म किया है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी आपके घर से 50 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, चोर पकड़ा गया है, कहता जी मैंने चोरी किया ही नहीं। उस पैसे से वो अपने गांव में कोई घर बना चुका होता है। आपके घर में मेड काम करती है, कभी 1 चम्मच, कभी 2 चम्मच, कभी सोने की वाली, कभी कुछ उठाकर लेकर चली गई हो। तो कई बार ऐसे हालात होते हैं कि आप प्यार से पेश आकर के सच को सामने नहीं ला सकते। सर, आपकी इसी बात से एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। अभी आपने बोला कि ज़रूरत उसकी थी, चोरी करी उसने। मैं यहीं से एक बात जोड़ना चाहूँगा। अभी जो राम मंदिर का मुद्दा था, जिसमें कुछ नेताओं ने ये तक बोल दिया कि भाई हमारे राम थे, हमारे बंदों ने चोरी करी और उससे तुम्हें क्या मतलब ऐसे बयानबाजी आने वाली जो सरकारें हैं, सरकार के सहयोगी दल हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो निजी विचार हैं उस हिसाब से चोरी तो चोरी है। चोरी में किसी तरह के एक्सक्यूजेज और प्ले कंसीडर नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर हमारे राम थे, चोरी हो गई। ऐसा तो फिर सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए। चोरी तो चोरी ही माना जाएगा। चोरी 2 रुपये की आप करें चाहे 200 करोड़ की करें, चोरी तो चोरी है। चोरी कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ आपकी नहीं है लेकिन आप उसको अपने कब्जे में आप लेना चाह रहे हैं, जिस हिसाब का कोई दूर तक कंसर्न नहीं है, लेकिन आप उसको चाह रहे हैं कि मुझको जो है क्विक एंड ईजी अर्निंग हो जाए। आपके मन में कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंट है। जहन में क्रिमिनल इंटेंट का आना भी चोरी है। क्राइम आपके जहन के बाहर नहीं है। क्रिमिनल्स दे आर नॉट रोमिंग एनीवेयर, दे आर इनसाइड योर माइंड। सर, इतने कैमरे और इतने सब कुछ लगे होने के बावजूद अगर राम मंदिर से चोरी हो सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? दोनों मसले बिल्कुल अलग हैं। राम मंदिर को आप पॉलिटिकल कलर दे सकते हैं, राम मंदिर को आप धर्म और आस्था से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो उसमें अपराध है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे अपने निजी तथ्य हैं कि उसको उस हिसाब से उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए।
जो भी कल्प्रिट हैं, चाहे वहाँ पे कोई पुजारी हो, चाहे कितने भी ऊंची पदवी पे बैठा शख्स हो, आपको बिना किसी तरह के एग्जाम्पशन दिए उनको आपको सज़ा देनी होगी, एक मिसाल कायम करना होगा कि कानून सबके लिए बराबर हो, बराबर होना चाहिए। सर, दिल्ली में जो प्रधान जी का अभी इस्तीफा हुआ और जेंजी ने इतने तरीके से कहते हैं कि प्रोटेस्ट किया, 38 डेज प्रोटेस्ट पे रहे, जिसमें सोनम वांगचुक ने अपना पूरा अनशन भी लिया, लेकिन इस पे आखिरी में तो आगे यही बात आ गई ना कि भाई मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है, आपने नहीं लिया है। तो यहाँ पर ये सत्यमेव जयते ने अपना काम जो किया वो कितना सरल भाषा में समझ में आता है। देखिए, इस मुद्दे पे मैं कुछ भी कहूँगा तो वो मेरे निजी विचार होंगे। असल में ये मुद्दे वैसे होते हैं जिसके अपने राजनीतिक रंग हैं। संविधान के हिसाब से हर किसी को अधिकार है कि किसी भी नीति के खिलाफ, किसी भी पॉलिसी के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। वो चीज़ें लाजमी है। जो कुछ भी हुआ, उन्होंने जो कुछ भी अनशन हुई या जो कुछ भी प्रदर्शन किया गया शांतिपूर्ण तरीके से था। धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में अपना इस्तीफ़ा भी दिया। इस्तीफ़ा जानबूझकर दिया, मजबूरीवश दिया, ये उनकी अपनी निजी चीज़ें हैं या समय के परिस्थितियों के हिसाब से इट वाज अ नीड ऑफ आवर। आई एम नॉट इन पोजीशन टू मेक कमेंट। लेकिन ये है कि एक बड़ा जन सैलाब था जो कहीं ना कहीं खिलाफ था, तो उन्होंने यदि इस्तीफ़ा दिया तो कहीं ना कहीं उस जन सैलाब का ये सम्मान करना भी था। हो सकता है कि बेशक उसमें उनकी मजबूरी रही हो। पहले भी हिंदुस्तान में कभी भी कोई रेल हादसे होते थे, कभी कुछ भी होता था, इस्तीफे दिए जाते थे। लोग मानते थे कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरी तरफ से चूक है। यदि कोई बड़ा हादसा हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी पार्ट पे कमियां रही हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को लीड कर रहा हूँ। तो इसमें इस्तीफ़ा लिया गया, दिया गया, इसकी इंटरप्रिटेशन हर किसी के लिए अपने हिसाब से चीज़ें होंगी। सीजेपी के हिसाब से इस्तीफ़ा उन्होंने लिया है और धर्मेंद्र प्रधान जी के हिसाब से इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है। सच बस ये है, और उसको हम पूरक अनुपूरक मान कर चलें या हम ये मान के चलें कि किसी खास की जीत है, किसी खास की हार है, तो वो तर्कसंगत नहीं होगा। क्या सर ये सच में है कि जो 14 साल सरकार के रहे हैं इसमें सड़कों की व्यवस्था जो देखी गई है, नए नए पुल सिर्फ 14 दिन के अंदर जो है पूरे टूट जाते हैं, पहली बारिश ही हाईवे को ख़राब कर देती है। और क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जेनजी को जो सोच विचार के एक बार फिर से ऐसा कोई आंदोलन करना चाहिए जिससे सड़क व्यवस्था के जो मंत्री हैं गडकरी साहब, उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ होगा? क्या सच में जेनजी में इतनी पावर है कि वो इस्तीफा ले सकती है किसी का? देखिए, जैन जी, ये जो विचारधारा है, यदि विचारधारा एक सकारात्मक बदलाव को लेकर है तो कुछ भी चीज़ें की जा सकती हैं कायदे में, संविधान के दायरे में। यदि हिंदुस्तान में कहीं भ्रष्टाचार की चीज़ें दिख रही हों, यदि कहीं कुछ दिख रहा हो कि विकास हो तो रहा है पर विकास दिख नहीं रहा, तो उनको भी अधिकार है अपनी बातों को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखने का। ये भी सच है कि बीजेपी के राज में सड़कें बनी हैं, खूब बनी हैं, फ्लाईओवर्स भी खूब बने। गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल सा बिछा है। हाँ, हालिया जो कुछ रिपोर्टें आई हैं कि इन सड़कें बड़ी जल्दी डैमेज हो गई, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं पुल ढह गए। अब इसमें सरकार को इस संदर्भ में बारीकी से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि इसमें ऐसी क्या कमियां रह गई कि छोटे से बारिश में कहीं पुल बह जाए, कहीं बड़े हादसे हो जाएं। तो इसके लिए कहीं ना सरकार को आत्ममंथन करने की भी ज़रूरत है, और ये सरकार को करना पड़ेगा। सर, मंथन की बात करें तो ये सरकार के अंदर कुछ इसे आप कमियां घोषित करेंगे कि सच में इतनी जल्दी पुल का टूट जाना कहीं ना कहीं हमारे आम जनता के पैसे का मिसयूज़ है? देखिए, हम आप बैठकर इसी को यहाँ एक स्टूडियो के अंदर डिस्कस तो कर लेंगे इन चीज़ों को,
लेकिन ऑन द ग्राउंड फॉर रियलिटी जिनको काम करना है उनको सभी चीज़ों का पता है, कहाँ पे क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ पे कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो बेटर दे कैन डिसाइड इट। ये मुद्दे ऑलरेडी गवर्नमेंट की नोटिस में है, तो गवर्नमेंट जो भी हो हम सभी के लिहाज से कुछ ना कुछ सकारात्मक स्टेप लेकर चलेगी। वो हमें उम्मीद है कि इसमें जो कुछ होगा अच्छा होगा, इनको बढ़िया करना चाहिए। शिक्षा के बदलाव की स्थिति जो होती है कि अब हर जगह सिलेबस बदल दिए जाते हैं, हर जगह पढ़ाई के स्तर बदल दिए जाते हैं। सिखाया जाता है कि हनुमान जी ने सूरज को मुंह में रख लिया था, या फिर एक ऐसा भी हुआ था जो बहुत ज़्यादा टची नहीं होता, मतलब इंसान से शिक्षा के बीच में, अगर पढ़ाई के बीच में धर्म को लेकर आगे समझाया जाता है, कई शिक्षा के दौर में पढ़ाई में एक ही धर्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? असल में ये आज से नहीं, ये हिंदुस्तान के इतिहास में काफ़ी पहले से ही है कि आस्था और धर्म के मामले में ये कुछ भी सुनने को लोग राज़ी नहीं होते। समय की मांग है कि लोगों का बौद्धिक विकास हो, समय का मांग है कि यदि हम उन्हें धर्म की शिक्षा भी दे रहे हैं तो हम उसको बुद्धिमत्ता के हिसाब से लॉजिकल तार्किक तरीके से समझाया जाए। यदि मान लीजिए सावन है, सावन में हम शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, क्या वजह है इसकी? शिव जी को विषधर कहते हैं। सावन में जो भी दूध मेवे होते हैं वो विषैला हो जाता है। जो भी गाय भैंस हैं वो जिन घास का पात का सेवन करते हैं उसमें कीड़े पतंगे होते हैं, तो इसलिए दूध विषैला होता है। इसलिए कहते हैं कि दूध को बहा देना चाहिए, सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में बहुत सारी चीज़ों को खाने से हम परहेज करते हैं। ऐसे ही साल में 2 बार नवरात्रा मनाया जाता है, तो वो भी 2 सीजनल चेंजेज होते हैं, एक बार सर्दी से गर्मी, दूसरी बार गर्मी से सर्दी। तो कहीं ना कहीं हम अपने पेट को, अपने स्वास्थ्य को उस अनुकूल तैयार करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को खाने से परहेज करते हैं। आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर पीतल का घंटा लगाया जाता है, उसमें ऐसे रेडिएशन प्रोड्यूस होती है कि कोई कीड़े मकोड़े सामने नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को तार्किक बनाना पड़ेगा, धर्म का पाठ पढ़ाया जाए जिससे संस्कार का बोध हो, जिससे कर्तव्यों का बोध हो। धर्म का वो पाठ नहीं पढ़ाया जाए जहाँ पे आपको गलत प्रीचिंग मिले और मन में वैसे विचार आ जाएं जिसमें कहीं भी कुछ भी तर्क की कोई गुंजाइश नहीं हो, आपके सोचने की क्षमता अक्षुण्ण हो जाए, आप किसी मानसिक अवसाद, मानसिक गुलामी के शिकार नहीं हो जाए। आप में एक सवाल पूछने की कला हमेशा होनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या चीज़ें कब से अस्तित्व में आई हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। आप सबको इस बात के बारे में वाकिफ़ कर सकें। सर, जब आपने कहा कि तर्क के बारे में, हमारे कोई तर्क वितर्क की बात जब करते हैं, कोई भी सवाल, आप जैसे कहा कि कोई भी सवाल उठाया जाए, लेकिन हमने बात शुरू करी थी जब पुलिस के बारे में। पुलिस से अगर कोई सवाल पूछा जाता है कभी भी, तो क्या हायर अथॉरिटी पे बात डाल के अपने को बचाना पुलिस वालों के लिए एक कला बन गया है? तो असल पुलिस एक डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ आपको अपनी बात कहने की आज़ादी तो है, लेकिन उस आज़ादी की भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। आप, यू आर नो वन टू डिसाइड अंडर व्हाट कैपेसिटी यू आर सेइंग समथिंग। इफ आई एम सेइंग समथिंग अबाउट पुलिसिंग, तो अंडर व्हाट कैपेसिटी? तो सम पर्सन दे हैव बीन अपॉइंटेड एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओनली दोज पीपल दे हैव बीन गिवन पावर टू एड्रेस पीपल, वो लोगों को बता सकते हैं, उनकी बातों को जस्टिफाइड, तर्कसंगत माना जाएगा। और ज़मीनी तौर पे कोई कुछ भी कहता है, उस बातों में कितनी सत्यता है, नहीं है, इस बात को हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की बात आती है और पत्रकारिता की बात आती है, तब आपको लगता है कि जो हमारे पत्रकार हैं वो दिल्ली पुलिस के विपक्ष में जाके, हमेशा विपक्ष में जाके बात करते हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की एक नेगेटिविटी छवि जो है वो पब्लिक के आगे देने की कोशिश करती है मीडिया? दरअसल क्या है कि पुलिस का जॉब ही ऐसा है ना कि पॉजिटिव छवि बनाने में बड़ी मशक्क़त करनी होती है। आप कभी सोशल मीडिया पे डाल दें कि पुलिस वाले ने मेरा केला खा लिया, आप देखेंगे कि आपको 50,000 कमेंट्स देखने को मिलेगा कि अरे पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, पुलिस वाले सारे चोर होते हैं, इन पुलिस वालों को पीटना चाहिए, कुटना चाहिए।
आपको बहुत ही कम लोग वैसे होंगे जो पुलिस के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन सच बात तो ये जिनका भी है दूर ना तक सर, पुलिस से कोई वास्ता नहीं होता, वो भी हिंदुस्तान में आज़ादी का अधिकार सबको है, कोई कुछ भी कह कुछ जाता। भी कह जाता है, लेकिन लेकिन कहते जिसकी ना कभी फटे बवाई वो क्या जाने पीड़ पड़े। अच्छा, तो जब आप पुलिस में ज्वाइन करते हैं, जब आपको अंदर आकर सभी चैलेंज का पता चलता है, आभास होता है क्या परेशानियां हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है आपकी, कोई सा फेस्टिवल आपका अपना नहीं है, आपके ऊपर कितनी समस्याएं हैं। आप अपनी वाइफ के साथ यदि बाइक पे बैठ के कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो जनरल लोग यही ज्यूम करते हैं कि ये बंदा आ गया फ्री में खा कर जाएगा। एक ये सिंपल सी अवधारणा बनी हुई है। आपकी बाइक पे कोई वैसी पराई लेडी बैठी हुई है, कोई आपके बारे में कुछ भी कह जाएगा। तो बाहर बैठकर आकलन करना, बाहर बैठकर किसी पे कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा ही सहज है। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस में अंदर की लाइफ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार समय की मांग कुछ और होती है, कई बार आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। आपके सामने शिकायतकर्ता बैठा होता है, उस टाइम कुछ दूसरी प्रायोरिटी निकल आती है, आपको कोर्ट जाना होता है, आपको किसी सीनियर ऑफिसर ने बुला लिया, आपको ऐसी कभी पैनिक सिचुएशन हो गई कि आप जो है बिना सोचे समझे बाइक चलाए जा रहे हैं, आप रेड लाइट भी नहीं देख पा रहे हैं, आपका दिमाग आपके पास होकर भी दिमाग गायब है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। कई बार पुलिस जो है मानसिक दबाव में आकर कई सुसाइड का भी केस आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक माहौल में ह्यूमन बीइंग है अंदर, तो वर्दी के अंदर तो इंसान ही है, उसको भी वही प्रॉब्लम होती है, वही सारी चीज़ें फेस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कितनी सच्चाई है कि एक थाने में पोस्टिंग के लिए इंसान को जो एक मोटी रकम दे के वो अपना तबादला कराना पड़ता है, या फिर एक अच्छे थाने की जहाँ पर अच्छा सर्कल है, जैसे आप मान सकते हैं कि दिल्ली का सरोजिनी नगर जैसी जगह, जहाँ पर एक कांस्टेबल को अपनी पोस्टिंग कराने के लिए काफ़ी एक मोटी रकम दे के वहाँ पर अपना एंट्री करानी पड़ती है, बिकॉज मार्केट एरिया है, वहाँ पर उगाई ज़्यादा है। करप्शन तो सर है, और ये आप सरोजिनी नगर मार्केट में जाके देख सकते हैं, वहाँ के किसी भी इंसान से, दुकान वाले से पूछ सकते हैं। वहाँ पर हर दिन कमेटी आती है, हर दिन वहाँ पर टूट फूट होती है। तो क्या वहाँ दिल्ली पुलिस का रुख किसी मिनिस्टर को नहीं दिखता? बिल्कुल दिखना चाहिए। करप्शन कहीं भी कुछ हो, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस वाला करप्शन करे, चाहे एमसीडी का कर्मचारी करप्शन करे। करप्शन की चीज़ें कभी भी बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। आप किसी गरीब से पैसे लोगे, किसी की बददुआ लोगे, किसी को से पैसे लेकर आप गलत चीज़ के लिए उसे प्रोत्साहित करोगे, किसी की चीज़ों को, अनियमित चीज़ों को नियमित करोगे, इलीगल एक्टिविटी को चलाओगे, तो वो कहीं भी किसी वे में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रही पोस्टिंग के लिहाज से बातें, तो ये हर किसी की अपनी अपनी तजुर्बे हैं। मैंने अपने जीवन काल में आज तक कहीं किसी को 1 रुपये नहीं दिए, और नॉट अ सिंगल मैन ऑन दिस अर्थ कैन रेज फिंगर अपॉन मी कि किसी ने कभी मुझको कुछ दिया हो। हाँ, मेरे व्यक्तिगत भाइयों वाले संबंध सबसे हैं। मेरे पीछे वैसे भी लोगों की कमी नहीं है जो मेरे लिए कुछ भी कर जाते। तो वो कहीं ना मैंने कि कद मेरा छोटा ही सही, लाख में छोटा ही सही, दौलत के तराजू में तौलने वालों, मैं खरीदारों का शहर रखता हूँ। बादशाही हुकूमत की मैंने कब तमन्ना की थी, दिलों में राज करो तो कोई बात बने। तो जीवन का उद्देश्य क्या है आपको पता होना चाहिए। आपने पैसे बटोर कर, दौलत बटोर कर प्रेम का प्रसाद बनाना है, या हवाई किले बनाने हैं, या आपको शौफ करनी है चीज़ें। प्रभांशु जी, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा और ये पूछना चाहूँगा, ये आपकी जो 20-22 साल की उम्र थी, तब आपके दिल में खुद एक स्टार बनने की इच्छा थी, और आप मुंबई भी गए थे। वहाँ का क्या किस्सा था? देखिए, दरअसल ये था ना कि माय फादर ही वाज वर्किंग सर्विंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कोल इंडिया, और हमारे परिवार में ज़्यादातर लोग, किसी ने मेटलर्जी से, किसी ने प्रोडक्शन से, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियर्स डॉक्टर्स की फैमिली रही है। मेरे साथ क्या था कि मैं साहित्यिक पृष्ठभूमि से हूँ, मेरे पिता भी साहित्यिक पृष्ठभूमि से थे, उनको भी लेखन का बड़ा शौक था। तो मेरी एक ही मंशा थी कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, स्क्रिप्ट राइटिंग करूँगा, फिल्मों की कहानियाँ लिखना, जोध पड़े तो एक्टिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करना तो है। ये आपको सबसे पहले जो लगा, माइंड में सेट हुआ, तो कौन से इंसान की कहानी, या फिर जैसे कहते हैं सलमान जी के पिताजी, या फिर शोले लिखने वाले इंसान के ऊपर, जैसे राइटर की स्क्रिप्ट राइटिंग किसकी पसंद आई बॉलीवुड में?
देखिए, मैं जीवन में मानता सभी को हूँ, फॉलो सिर्फ अपने आप को करता हूँ। प्रभावित किसी ने नहीं किया? सबने प्रभावित किया है। आप जब व्यक्तित्व की बातें करेंगे, मैं महात्मा गांधी, महात्मा बोस, जवाहरलाल नेहरू, फिल्म इंडस्ट्री में जब बातें करेंगे, तो आपको जितने भी महान गीतकार हो गए, आपको आनंद बख्शी से लेकर मजरू सुल्तानपुर से लेकर कैफ़ी आज़मी से लेकर शकील बदानी से लेकर सबकी लेखनी ने मुझको बड़ा प्रभावित किया हुआ है। कहानियों की बात करेंगे तो कादर खान, मैं समझता हूँ कि बड़े वो इमोशनल शख्स थे और जो भी कहानियाँ लिखी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सशक्त वे में लिखी। आज भी कई फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। राजकुमार संतोषी ने भी अपनी 2-3 फिल्मों में खुद ही कहानी लिखी हुई है। उन्होंने जब वो दामिनी फिल्म लिखी थी, दामिनी फिल्म की कहानियाँ लिखी थी, तो सनी देओल के जब उन्होंने डायलॉग लिखा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उन्होंने सर इसे आप रियल में जो हीरो वाला एक पैटर्न आप जी रहे हैं लाइफ, और आपने संघर्ष किया, आपने देखा भी कि लाइफ में कितनी, यहाँ तक कि रियल गोलियां भी आसपास से निकल के चली गई दिल्ली पुलिस में। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक रियल स्टोरी की तरह आपने अपनी जिंदगी जो फिल्मा भगवान ने आपको जो बख्शा, वो बिल्कुल एज अ रियल हीरो बना के भेजा लाइफ में? जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आज एक रियल हीरो से मिल रहा हूँ, तो वो जिंदगी तो आपने जी है। जीवन में आपकी जो जीवन की पटकथा है, कुछ न कुछ में उसमें तो रोमांच होना चाहिए। मैं ज़िंदगी जीने के लिए आया हूँ, इस धरती पे किस उद्देश्य से आया हूँ, मुझको करना क्या है? मुझको मानव सेवा करना है, कुछ वैसे कारनामे करने हैं कि जीवन में मैं अपने आप पे गौरवान्वित हो सकूँ। ये आपने खुद डिसाइड करना है। आपका व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत, आपका चरित्र, आपका किरदार आपका अपना है। इसे आपने कैसे ढालना है, यू हैव टू डिसाइड इट। और मेरी समझ से आप में से हर शख्स, हर दर्शकगण, हर श्रोतागण, हर कोई हीरो है। डायवेक्स के सभी लोगों को मैं बता दूं कि ज़िंदगी के अलग तरीके से जीने की एक चाह होती है, लेकिन सर अगर आपको फॉलो करके चलें तो हर एक की लाइफ भगवान वैसी नहीं लिखता। व्हाट डू यू थिंक कि भगवान ने सबके लिए एक अलग अलग कहानियाँ लिखी है, सबसे बड़ा लेखक भगवान ही है? नहीं, आप अपने जीवन के लेखक होते हैं। आपको पैदा किया है माँ बाप ने, आप रोटी खाएंगे अपनी कर्म से, और मौत आपकी कोई टाल नहीं सकता। आप अपनी जीवन की पटकथा खुद लिखोगे। लेकिन सर अभी हाल ही फिलहाल जैसे अभी गुरुपुरब गया, तो मैंने देखा कि कई नेतागण जो हैं वो बाबाओं के पैर छू रहे थे, हर एक को गुरु मना रहे थे, मतलब धर्म के सिद्धांत पे चले। तो मेरे ख्याल से कोई भी मैंने ऐसा पॉलिटिशियंस नहीं देखा जो ईदगाह पे जाके किसी मौलवी साहब को पैर छू रहा हो या फिर उनको उनकी वाह वाह कर रहा हो। लेकिन हमने न्यूज़ में यही देखा कि हर एक नेता जो है वो एक धर्म के रिलेटेड अपने गुरु के पैर छू रहा था। तो आपकी नज़र में गुरु क्या है? दे आर पॉलिटिशियंस, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस यार। नो, गुरु तो वो है जिसने हमें हमारे जीवन को आलोकित करने में हमें हेल्प किया है, जिसने हमारे अंदर ज्ञान और तजुर्बों का सागर भरा है। जीवन है जिसने हमारे जीवन की पटकथा ऐसी लिखी कि आज हम इतने मजबूत हो पाए, जिन्होंने हमें इतना मजबूत बनाया है कि हम जीवन में कैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएँ, हालात आ जाए, हम उसका सामना कर सकें। और सबसे बड़ा गुरु तो मैं जीवन को मानता हूँ। जब जब आपको ठेस लगी है, आपको कुछ ना कुछ सीखे हैं। वो कहते हैं ना, फिर ठेस लगी, फिर संभल गए थे, सुलझे बहुत और निखर गए। फिर ठेस लगी, फिर संभल गए, जब जब खाई हमने ठोकर, जब जब कहीं दुत्कार मिला, चोट कभी दिल पे लगी, कभी कांटों का हार मिला, शिकवे शिकायत किस से करें, मतलब का जब यार मिला। तो जैसे जैसे आपको जीवन में ठेस लगती है, चोट लगती है, थोड़ा सा आप हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक सकारात्मकता का बोध होता है। आप कभी अपने गुजरे कल को याद करेंगे, जब आपके
माता पिता के पास संसाधन कम थे, 2 जोड़ी कपड़े में आपकी ज़िंदगी कटती थी। घर पे पकवान भी तभी बनता जब कोई ख़ास ओकेज़न होता था, लेकिन वो पल आपको ज़्यादा खुशियाँ देता था। आपके स्ट्रगल का डेज आपके लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। आज आपके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ियाँ होंगी, अच्छा घर होगा, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती होगी आप इसको अंदर से कभी एहसास करना। जो मज़ा कम होकर रिश्तों को मजबूत बनाकर एक त्याग की भावना में था ना, मैं कई बार जब अकेले होता ना कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोशिश करता हूँ ये बहुत अच्छा खाया जाए। जब वो स्कूल टाइम पे 15 अगस्त 26 जनवरी में हमें स्कूल में 2 लड्डू मिला करता था, वो लड्डू मैं अपने घर पे लेकर आता था, मदर फादर को शेयर करता था, अलग ही खुशी मिलती थी। तो मैंने कभी जीवन में अपने पर्सनल हित में ऐसा कुछ भी नहीं करा, ना मेरे जहन में कोई ख्याल आया। आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट किया था कारगिल शहीदों के सम्मान में। 1999 में 257 लोग थे, सेनानी थे जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। हमने उनके सम्मान में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। सारे देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम था। कम से कम 20 सिंगर बॉम्बे से आए थे। हमने कुछ परिवार वालों को सम्मानित किया, उनको जो भी है कैश से, दूसरे तरह के गिफ्ट आइटम से उनको बुलाकर मंच पर सम्मानित किया। काफ़ी लोग आए। तो कहीं ना कहीं एक देश प्रेम का जज्बा, एक राष्ट्र प्रेम का जज्बा, इसको भी ज़िंदा रखना है, तो ये भी कोशिश करनी चाहिए। तो आपको आत्म-मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि मैं जीवन में किस उद्देश्य से हूँ, मैंने करना क्या है। अब मैं रिसेंटली सर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा अभी। आपने बात करी कारगिल की। कारगिल के तुरंत 1 साल बाद जब कारगिल दिवस मनाया जा रहा था, तब पूरे देश में एक लहर सी थी। सब लोग इस बात को जानते थे। आज इतने दिन बाद जब इस बार कारगिल दिवस मनाया गया, तो जेनजी फाइट चल रही थी और इस्तीफे की मांग चल रही थी। उसमें कहीं ना कहीं कारगिल की छवि और कारगिल का वो दिन लोग भूल से गए, और ना तो फेसबुक, ना फिर इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया, ना किसी से ज़्यादा बात हुई कारगिल के विषय में। क्या आपको लगता है कि यही देश प्रेम रह गया है? असल में एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आज के परिवेश में कोई फ़ौज में समृद्ध आदमी जाना भी नहीं चाहता है। जो हमारी आर्मी है, इसमें ज़्यादातर जाने वाले वो लोग हैं जिनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। 10वीं पास करते ही वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं, सिलेक्शन हो गया। आप इनके लाइफ को जब देखोगे कि 2 साल 3 साल बॉर्डर पर रहकर सेवा करी, शादी हो गई, शादी होते 1 साल बाद देश के लिए शहीद हो गए, फिर उस फैमिली वाले को भी पूछने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हम उस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हमें आज़ादी मिली तो है, लेकिन ये आज़ादी किस कीमत में मिली है, इसको हम आज तक सही तरीके से सोच नहीं पाए। हम देश प्रेम का दावा करते तो हैं, राष्ट्र प्रेम का दावा तो करते ही हैं। महज 15 अगस्त मनाने से, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन करने से देश प्रेम का जज्बा 2 दिन के इस सेलिब्रेशन से निकल कर सामने नहीं आता। यदि कोई देशभक्ति गीत सुन ले, सुनकर आंसू बहाए, तो इसमें देशभक्ति वाली बात नहीं है। आपके रोम रोम कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होती है कि लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन जब तक वो देश प्रेम का जज्बा आपके रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, आपके काम करने के लहजे में नहीं दिखेगा, आपके विचारों में नहीं दिखेगा, तब तक वो देश प्रेम आपके किसी काम का नहीं है। अब जापान को उठाइए, हिरोशिमा, नागासाकी, परमाणु अटैक हुआ है, लेकिन देश प्रेम का एक ऐसा जज्बा था कि सब कुछ तबाह होने के बाद भी आज वो कितने समृद्ध है। आज जापान की टेक्नोलॉजी आज के परिवेश से 50 साल आगे की है। जो चीज़ें हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्होंने अगले 50 साल के हिसाब से सोचा हुआ है। तो लेकिन सर, विश्व गुरु तो हमारा ही देश कहलाता है ना। देखिए, समृद्धि है, लेकिन जो समृद्धि होनी चाहिए उसमें हम भी वी आर लैगिंग बिहाइंड। आज हम जापान के लिहाज से, चाइना के लिहाज से, यूएस के लिहाज से हमें आगे निकलने के लिए बड़ी कठिन मशक्क़त करने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। आज की डेट में आप जब ट्रेड पॉलिसी को ही देखोगे, तो चाइना को हिंदुस्तान मैक्सिमम 1 लाख करोड़ तक का सामान सेल आउट कर सकता है, जबकि चाइना से हमने हर साल कम से कम 10 लाख करोड़ का सामान लेना ही लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि चाइना हिंदुस्तान की माहौल को देखते हुए, यहाँ के मार्केट को देखते हुए, दीपावली से लेके, दशहरा से लेके, होली से लेके सभी चीज़ों को अपने यहाँ निर्मित कर रहा है, और वो चीज़ें हमारे यहाँ कम रेट पे उपलब्ध हो पा रही हैं।
तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखना पड़ेगा, मार्केट पॉलिसी भी देखनी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी देखनी है, ट्रेड डील्स भी देखना है। देश का आर्थिक विकास करने के लिए, मानवता के लिहाज से विकास करने के लिए, राष्ट्र प्रेम का विकास करने के लिहाज से आपको कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी सेटअप करनी होगी। हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक पहला ऐसा कंट्री है, इंडिया इज़ द फर्स्ट नेशन टू इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। इट वॉज स्टार्टेड इन द 1951। डिस्पाइट ऑल दिस वी फेल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आबादी यदि कहीं है तो हिंदुस्तान में है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है इतनी आबादी हिंदुस्तान में हर साल बढ़ जाया करती है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो बढ़ती है आबादी है इसके लिए करोगे क्या आप। इनके पास जीविकोपार्जन के क्या साधन हैं। यदि जीविकोपार्जन के साधन नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा तो अपराध भी बढ़ेगा। आपको देखना पड़ेगा लोग आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हैं, अच्छे अच्छे फैमिली की औरतें भी वेश्यावृत्ति में आने को मजबूर क्यों हैं, क्राइम बढ़ने की वजह क्या है। ये भी डिपेंड करता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे। किसी के पास करोड़ रुपये हैं, किसी के पास खाने को भी दाने दाने को मुहताज है, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। यदि विराट कोहली 9300 रुपये का जूता लॉन्च कर सकता है तो हिंदुस्तान में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस जूते को परचेज नहीं कर सकते। तो आपको सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जब देश ये आज़ाद हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में चकबंदी हुई, कहीं पे नहीं हो पाया, कहीं पे किसी के पास 1500 बीघे 2000 बीघे ज़मीनें हैं, किसी के पास कुछ भी ज़मीन नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा जो रिसोर्सेज है उनका समुचित बंटवारा हो सके। जो देश की संपत्ति है कुछ लोगों के हाथों में नहीं हो, हर किसी का इस पर अधिकार है। और इंसानों का ही क्यों, जीव जंतु से लेकर समस्त प्राणियों का इन पर अधिकार है। आज जितने जंगल काटे जा रहे हैं ये प्राणी कहाँ जाएंगे बेचारे, इनको भी प्यार की दरकार है। शेर बाघ चीते हाथी ये जो कुछ थे इनकी भी ये धरती है, इनको आप बेघर क्यों कर रहे हैं। आज इतनी सड़कें बन रही हैं, सारे जंगल काट दिए गए। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे ये कहाँ जाएंगे जिन्होंने वृक्षों को भगवान की तरफ पूजा है। आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। जेसी बोस ने प्रूव किया था कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जीवन है। तो आप वो जीवन का कत्ल कैसे कर सकते हैं। सर जब बात आती है दिल्ली पुलिस के विभाग की, तो यहाँ एक लेवल चलता है जहाँ पर एक कांस्टेबल ही रह के रिटायर हो जाता है। एक एसएचओ से ऊपर की पोस्ट पाने के लिए कुछ जतन करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ इंटरनल एग्ज़ाम जो सबसे नीचे तबके का इंसान है, कांस्टेबल या फिर सीनियर कांस्टेबल, क्या इनके कोई लेवल्स हैं कि ये लोग कभी एसएचओ बन पाते हैं, और बन पाते हैं तो कब बन पाते हैं? जी, जो दिल्ली पुलिस की सबसे निम्नतम स्तर की भर्ती प्रक्रिया है वो कांस्टेबल है। कांस्टेबल्स B1 टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ये हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। अदरवाइज विद इन अ पार्टिकुलर टाइम लिमिट दे कैन बी प्रमोटेड। उसके बाद यदि किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो इनके लिए OTP का भी प्रोविज़न है। एक कांस्टेबल 2 या 3 OTP लेकर इंस्पेक्टर 8 साल में 10 साल में बन सकता है, SHO भी बन सकता है, ACP भी बन सकता है। इसमें कहीं कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत सब इंस्पेक्टर रैंक पे आती है कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने तक उसको एक OTP का बेनिफिट मिल सकता है। इंस्पेक्टर से ACP या DCP बनने के लिए कोई OTP का प्रोविज़न नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर्स दे आर द बैकबोन ऑफ दिल्ली पुलिस एंड डिस्पाइट सर्विंग फॉर मोर देन 32, 35, 40 years they hardly get 2 promotions. That is very ridiculous, that is very ironical. कहीं ना कहीं एक इंसान के आत्मविश्वास को धक्का सा लगता है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बननी चाहिए कि इनको भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि सब इंस्पेक्टर हों वो भी ग्रेजुएट होते हैं, जो IPS बनते हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं। बस एक एग्ज़ाम का फ़र्क है। आप एक ने SSC क्वालिफाई की, उसने UPSC क्वालिफाई की। एक कांस्टेबल भी है वो भी आपके इक्विवेलेंट ही है, उसको भी आप। सर ये जो बात आती है लेवल की, क्या इसमें जो HR मिलता है, HR भी लेवल भी बढ़ जाता है? HR जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो रैंक बढ़ता है, तो क्या HR भी बढ़ता है? लेकिन जिन लोगों को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंगली, लेकिन वहीं पे मैंने देखा SHO भी वहीं रह रहे हैं, ठीक है, पुलिस कॉलोनी में, और पुलिस कॉलोनी में कांस्टेबल भी उसी क्वार्टर में रह रहे हैं, उनके बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये लेवल जो होता है ये क्यों होता है? क्या सबको अलग अलग अगर HR मिल रहा है तो अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से नहीं रहना चाहिए कि घर बड़ा होगा छोटा होगा?
बिल्कुल इसी हिसाब से है। पुलिस कॉलोनी में भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वार्टर्स होते हैं। टाइप 4 क्वार्टर्स सीनियर इंस्पेक्टर्स या एसीपी या एडिशनल डीसी वगैरह के लिए होते हैं। टाइप 3 इंस्पेक्टर्स के लिए है। और टाइप 2 में सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, एएसआई भी हैं। टाइप 1 में कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं। हर जगह ये कैटेगरी वाइज किया हुआ है। एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जब आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपको फिर क्वार्टर अपने अलग अकोमोडेशन ले सकते हैं। एक दिल्ली पुलिस में जाने के लिए सर कितनी शिक्षा होनी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट जो है जेंजीज के पास होने चाहिए? पढ़ाई लिखाई और साथ में एक देश सेवा का अगर जज्बा रखता है और दिल्ली में रहता है या फिर दिल्ली से बाहर से है और दिल्ली पुलिस में एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी पढ़ाई और क्या मापदंड होने चाहिए? असल में दिल्ली पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें जो कांस्टेबल्स हैं या मिनिस्ट्रियल का स्टाफ है, इनके लिए 12th पास भी है, ग्रेजुएट भी आते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जीवन में ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आज के परिवेश में मैंडेटरी चीज़ें होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सही हो, आप कम से कम रनिंग से लेकर के, लॉन्ग जंप से लेकर के, हाई जंप से लेकर के फिज़िकली एक्टिव हों, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी आप। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हाइट का मापदंड भी होता है मेरे ख्याल से इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये है ही। कितना होना चाहिए सर? हल्का सा बारीक सा फ़र्क है। मेरे ख्याल से 5.2 और 5.7 का फ़र्क है ये। तो आज की डेट में लड़कियां भी दिल्ली पुलिस में काफ़ी आई हैं। वैसे भी जो है वो महिला रिजर्वेशन बिल के मद्देनज़र 33% जो इनको सीटें फुलफ़िल करनी हैं वो करने की कोशिशें चल रही हैं। तो लड़कियां पुलिस में काफ़ी आई हैं और आ रही हैं, और लड़कियों के आने से इनके परिवार को, खुद को भी एक नई पहचान मिल पाई है। इससे में कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। सर आपने आरक्षण की बात करी, ये जो 33% का आरक्षण हुआ, क्या आपको लगता है सर कि 33% से अब जो है 50% तक की जो डिमांड्स रखती हैं महिलाएं कि भाई 50% का आरक्षण होना चाहिए, वो जायज़ है? और अगर जायज़ है तो धर्म, जाति और शिक्षा और आरक्षण, इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्यों मांगते हैं ये लोग कि आरक्षण दे दो या जाति के आधार पे डिसाइड कर दो? असल में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आरक्षण की चीज़ें आई कहाँ से। भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान का प्रारूप रचा था, तो उस टाइम ये बड़ा स्पष्ट था कि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग वैसे थे जो बड़े शोषित थे, कल्पित थे, दबे हुए थे, जिनके पास संसाधनों का बड़ा अभाव सा रहा है। तो जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा, यदि आपने पूरे 100 साल, 2 साल आपकी पीढ़ियों ने खेतों में मजदूरी की है, तो आपका शारीरिक विकास तो हुआ है, आपका मानसिक विकास नहीं हो पाया। आप यदि ज्ञान के मंदिर में कभी आपने प्रवेश ही नहीं करी, तो आप ज्ञान से वाकई महरूम रह गए। तो निश्चित तौर पे उस परिवेश में जब इंसान संसाधन विहीन हो, तो आरक्षण की आवश्यकता थी। उस आरक्षण का फ़ायदा किस हद तक हमें मिल पाया, नहीं मिल पाया, इसका मूल्यांकन करने की भी ज़रूरत है। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग वैसे हैं, बहुत सारे दलित कम्युनिटी के लोग वैसे हैं जो आरक्षण का बेनिफिट वाकई में नहीं ले पाए, जो आज भी गंदगी में रह रहे हैं, आज भी उनमें वो सुधार की चीज़ें सामने नहीं आ पाई। तो इसमें कहीं कहीं मंथन करने की आवश्यकता है। रही आरक्षण, जिस दिन इस देश से जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण की प्रक्रिया अपने आप में खत्म हो जाएगी। जिस दिन लोगों को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, जिस दिन जातिवाद खत्म होने के पश्चात ये होगा कि चलो भाई एक इंसानियत का ही धर्म रह गया है, मैं इससे उससे जुड़ सकता हूँ, इससे मेरे विवाह संभव हो सकते, तो आपको कहीं किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आए। वैसे भी जो ज़मीन पे के सबसे निचले पायदान पे जो शख्स बैठा है, जब तक आप उसके कंधे पे हाथ नहीं रखोगे, आप बड़े नहीं बन सकते। कोई बेशक कह ले कि मैं बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ कि कोई IAS IPS बन जाए तभी मेरे पाँव को ही हाथ लगाना है, तो इसकी हठधर्मिता है। कहीं ना कहीं वो मानसिक अवसाद का शिकार है। आपको कहीं ना कहीं बड़ा बनने के लिए हर छोटे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, हर छोटे का मान करना पड़ेगा। आपको गुरु नानक देव की आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा कि मैं छोटों में सबसे छोटा। आप आज भी देखिए कि गुरुद्वारे में कोई कितने बड़े अरबपति हों, करोड़पति हों, वो जाके सीढ़ियों की सफाई करते हैं, वो जाकर जूते की पॉलिश करते हैं, आपका जूता लेकर जूते को पोंछकर आपको इज्जत से देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं झुकने की कला आनी चाहिए। बिना झुके यदि आप ये समझते कि मैं श्रेष्ठर हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये आप एक भ्रम में जी रहे हैं। रुमांशु सर, लेकिन आज का सिस्टम कहता है कि अगर आप एक जॉब निकालते हैं, 2 पोस्ट निकालिए, 2 पोस्ट निकालने के बाद उसमें ग्रेजुएशन वाला भी वहीं पे खड़ा है,
10वीं वाला भी वहीं खड़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी वहीं खड़ा है। और ये हर डिपार्टमेंट का हाल है, चाहे आप एमसीडी ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की कहीं पे भी। तो क्या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी अगर उसे एक चपरासी की जॉब के लिए या फिर एक नाली सफाई करने के कार्य के लिए भी नाले में डुबकी लगानी पड़ती है और उसकी फ्रंट पेज पे फ़ोटो आती है कि भाई देखिए अब ये व्यवस्था है, तो जॉब्स, क्या गवर्नमेंट जॉब बची है? और बची है तो शिक्षा के स्तर पे कितने तक? नहीं, आज के परिवेश में गवर्नमेंट जॉब बड़ा ही सीमित है। आज की डेट में किसी ने आईटी से इंजीनियरिंग करी है, किसी ने एनआईटी से करा है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी ने गूगल में, किसी ने कहीं ओरेकल में, एचसीएल में, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, तन्मय इंटरप्राइजेज। और दूसरे कंट्री में काफ़ी जो है एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी हैं, तो ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं। अब जितने भी आप साइंटिस्ट को भी देखेंगे, रिसेंटली सुनने में आया कि इसरो से काफ़ी साइंटिस्ट ने रिज़ाइन किया है। तो कुछ ना कुछ हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को सर क्रिएट करना कैसे हो पड़ेगा। सकता है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा प्रणाली में इतने छेद है कि अभी जो इतना प्रोटेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंगली तो सबने देखा कि किस तरह धज्जियाँ उड़ाते हुए हमारे जेंजी ने जो है सरकार की ऐसे ऐसे श्लोक बना दिए हैं कि बस उस पर भी मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। मतलब इससे भारतीय राजनीति को बाहर की कंट्रीज के लोग हैं एक तरह से मजाक बन के रह गया है शिक्षा प्रणाली का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सुधार की स्थिति कैसे हो सकती है अभी? सुधार की स्थिति के लिए ये नितांत आवश्यक है कि आपको पढ़ाई को हमेशा लॉजिकल बनाना पड़ेगा। जब एक छोटा बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई करता है तो उसने पता है कि उसने मैथ्स में बेसिक चीज़ें क्या करनी है। उसको सब्ट्रैक्शन, एडिक्शन, कैलकुलेशन, 1 से 50 तक टेबल, 1 से 50 तक का क्यूब, एलसीएम, एचसीएफ, बाद में परसेंटेज से लेके वर्क एंड टाइम, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप सिलेबस कुछ भी चेंज कर दें, ये बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होनी। 50 का स्क्वायर 2500, ये 2500 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी। आप हिस्ट्री की चीज़ें जब आएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी थी, वो चेंज नहीं कर सकता कोई। लेकिन सर जहांगीर की न्याय सिस्टम ने तो व्यवस्था थी। सारा चेंज कर दिया ना सर। जहांगीर की न्याय आप व्यवस्था थी। इतिहास को चेंज करके सारी चीजें अगर हिंदू लेवल की पढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि गजनी जब आया था तब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, अब राम की भाषा समझाई जाएगी, गजनी की बातें छोड़ के राम की भाषा समझाई जाएगी। तो ये शिक्षा प्रणाली क्या सटीक है, बिल्कुल सच है, सही है भारतीय के लिए? तो ये निजी तौर पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा प्रणाली तभी कारगर है जब वो आपके दिमाग का बौद्धिक विकास करती है। हाँ। आपने जो भी चीज़ें अपने जहन में ग्रहण किया है उसका आप सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाते हैं। हमने भी जब पढ़ाई की थी तो हमने ये कोशिश की हमेशा पढ़ाई लॉजिकल हो। आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉल साइंस पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं आप? यू मेक कंपैरेटिव स्टडीज़। यूएस में क्या है, यूके में क्या है, ब्रिटिश लेबर पार्टी क्यों अस्तित्व में आई, हमने जो मूल कर्तव्य लिए, मूल अधिकार लिए, कहाँ से लिए, भाषा आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ। तो आप बेसिक चीज़ों को यू कांट इग्नोर। आप एजुकेशन में कुछ भी चेंजेस ले आएँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा वही रहनी है। आपको उन बच्चों को जहन में उसी चीज़ों को डालकर चलना पड़ेगा। सभ्यताएँ आई, कब से सभ्यताएँ आई, मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्या थी, हड़प्पा की सभ्यता क्या थी, दयाराम साहनी ने, चाहे सीके मजूमदार ने जब इनका खोज किया था तो क्या उद्देश्य था, क्या क्या चीज़ें निकल कर आई थी। लोथल में, रोपड़ में नाचती हुई गुड़िया, चावल के अवशेष मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ हिस्ट्री तो है, लेकिन अपने आप में रिसर्च है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में लड़कियां स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, जिनको रूपा जीवा कहते थे। तो ये भी दिखाता है कि प्रोस्टिट्यूशन आज से नहीं है, ये काफ़ी पहले से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 70 साल की उम्र में जैन धर्म को धारण किया था, ये दिखाता है कि जैन धर्म कब का है। तो आपको इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। आप पानीपत की पहला बैटल 1526 में, सेकेंड बैटल 1556 में, थर्ड बैटल 1761 में हुआ, क्या उद्देश्य था, क्यों हुआ। 1191 में तरान का पहला बैटल हुआ, पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, क्यों मिली, चंद्रवदाई का क्या उसमें योगदान था। दूसरे बैटल में क्यों हार गया। अब बैटल कहाँ हुआ था, बैटल उसके महल के अंदर हुआ या महल के बाहर हुआ। आपको इन चीज़ों को शोध करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कह दें कि भाई हम इसके वंशज हैं, हम फलां के वंशज हैं, हमारी गौरव गाथा ऐसी है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। आपको ज़मीनी तौर पर रहकर बातें करनी होंगी, और ये हर भारतीय को समझना भी पड़ेगा। ये भी तो समझना पड़ेगा। यदि आप फक से कह रहे हैं कि मैं उसका वंशज हूँ, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन,
वाई यू आर बोस्टिंग ऑफ दैट? मेरे बाप दादा ने ये किया, उन्होंने जो किया सो किया, तुमने क्या किया? आपको ये सोचना पड़ेगा। इफ़ यू हैवंट मेड एनी सिंगल कंट्रीब्यूशन, यू आर जस्ट मेकिंग बोस्टिंग ऑफ योर एंसेस्टर्स, यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ योर सेल्फ। लेकिन आज की डेट में तो सर सबसे ज़्यादा जो लीकेज हो रही है वो पेपर लीक की हो रही है, और ये आज से नहीं हो रही। मतलब मैं इस सरकार को दोष नहीं देता, ये तो पहले से रघुकुल रीत तो सदा चली आई, पेपर लीक ना हो तो कुछ ना हो पाई। तो ये सिस्टम कब से चल रहा है और कब से आपको लगा कि ये सिस्टम आंखों के सामने आ गया? भाई सिस्टम तो पहले से चल रहा है, ये बात तो पक्की है। देखिए, बेईमानी मक्कारी ये शुरू से है। आप आज कुछ भी कह लें, कहते हैं कि जब पहले का समय होता था उस टाइम भी चोरियां होती थीं, उस टाइम भी ऑफेंसेस था, अपराध था। मौर्य काल में सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी गुप्तचर सेना बनाई हुई थी, जिसको संचरणतक और संचार कहते थे। जैसे आज की डेट में सर व्हाट्सअप है, आप इसको हम आज का व्हाट्सअप कह सकते हैं। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पॉलिसी लाई थी। हाँ जी। तो उस टाइम भी ये था कि बाजार में नाप तोल की प्रक्रिया में घपले थे, उस टाइम भी मिलावटखोरी थी, उस टाइम भी बाट में कमियां होती थी। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था लेकर आया था, उस टाइम भी था कि लोगों की न्याय की दरकार थी। अकबर ने कुरान शरीफ की प्रतियां जलवा दी थी, उस टाइम भी था कि कहीं ना कहीं धार्मिक अवसाद से भी ग्रसित लोग थे और धर्म के खिलाफ भी लोग थे। कबीरदास का भी स्तुत समझ में आया, जिन्होंने कह दी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते या चक्की भली जो पीस खाए संसार, कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, ताज रहीमुल्ला बांग दे का पहरा हुआ खुदा है। मतलब उस टाइम भी ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये चीज़ें आदिकाल से चली आ रही हैं। जो घोटाले, घपलेबाजी, चोरी, मक्कारी, हमें आज से नहीं, हमें पुश्तैनी जागीरों में मिली हुई चीज़ें हैं। लेकिन अब सरकार की कोशिश भी है कि इन चीज़ों पे लगाम लगे। अब सरकार जो रिसेंटली बिल भी लेकर आई है पेपर लीक को लेकर, पहले भी ये जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी तब भी पेपर लीक होते थे। आप देखेंगे सीबीएसई पेपर में किसी का 301 रैंक है, किसी की 302, किसी की 303, तो ये सारा सेटिंग का ही कमाल होता था। तो ये चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि जो प्रतिभा है उनका सम्मान हो और आपका पढ़ा लिखा ज्ञान कभी बेकार नहीं जाए। यदि नीट का एक बार एग्ज़ाम देने के बाद वो पेपर कैंसिल हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और दूसरा पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उनमें एक जो है मानसिक घुटन सी है। कई लोगों ने आत्महत्या जैसे स्टेप भी ले लिए। एक जीवन का अंत हो गया। जो जीवन खिलना चाहिए था, जो जीवन पलना चाहिए था, उस जीवन को किसी न किसी वजह से आत्मदाह करना पड़ जाए, आत्महत्या करनी पड़ जाए, तो हमारे लिए, इस कंट्री के लिए, हम जैसे देशवासियों के लिए ये लानत वाली बात है। सर एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस में जब कोई ऐसी घटना घटती है, जैसे अभी करौल बाग में इतनी बड़ी ट्राइमैन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 19 लोगों की जल के मृत्यु हुई, वो भी एक होटल में, और वो भी ये सोच के गए थे कि जस्ट मैं इस होटल में सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करने जा रहा हूँ, और उसमें एक फॉरेनर भी थे जो कि खिड़की से कूदे थे, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वक्त आपके दिल पे क्या बीती थी? दरअसल होता क्या ना कि आज का परिवेश दिखावे का समय है। इस पहले के जो घर बनाए जाते थे, दीवारें 40-40 इंच की होती थी, ऊंचाई होती थी, वुडन वर्क नाम मात्र का होता था। लेकिन आपको आज की डेट में खूबसूरती चाहिए, आज की डेट में प्रेजेंटेशन बहुत ही लवली चाहिए, आपको पूरी दीवारों पे वुडन वर्क चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इससे कभी जब हादसे हों, आग लेने का इंसिडेंट हो जाए, तो इसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। होटल अर्पित का जो इंसिडेंट है उसमें वुडन वर्क बहुत ही ज़्यादा हुआ था। जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के साथ की जो रेलिंग थी, उनमें भी वुडन काम बहुत ज़्यादा था। तो और उनका किचन छत के ऊपर था, उसमें प्लास्टिक की सीटें डली थी। तो जब वहाँ पे आग लेने का इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद जो नीचे भागने की कोशिश की, वुडन वर्क बहुत ज़्यादा था, तो उसे जले, बहुत लोग सफोकेट हुए। जो छत पे भागने की कोशिश की, तो छत पे प्लास्टिक की सीटें थी, वो जलकर गलकर उनके ऊपर जब गिली है, तो इंसान उससे और जो है वो बर्दाश्त के बाहर वाली चीज़ होगी। तो कुछ लोगों ने ऊपर से नीचे जंप लगाई। तो आपको ये देखना पड़ेगा,
सरकार की भी काफ़ी दायित्व है कि जो फायर सेफ्टी मेजर्स है, जो नॉर्म्स हैं, वो समय समय पे हर जगह चेक होने चाहिए। ये बातें सिर्फ होटल्स के लिए नहीं, आपके घरों के लिए भी है। सर दिल्ली पुलिस के अंडर ही आती है ये फायर फैसिलिटीज़ भी? नहीं नहीं नहीं, ये फायर के लिए फायर डिपार्टमेंट अलग है, फायर डिपार्टमेंट कम्प्लीटली अलग है। ये दिल्ली के कई इलाकों में फायर का ऑफिस मिलेगा आपको। एक उनका पार्टिकुलर इलाका होता है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो वहाँ से गाड़ियाँ मूव ऑन होती हैं। सर हमारे पास कितने लेवल तक ऊपर जाने की फैसिलिटीज़ होती है अगर हमें पानी डालना भी है? जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने यूपी में देखा था, नोएडा में आग लगी थी, तो 12वें फ्लोर तक आग लगी थी और हमारा 7वें फ्लोर तक सिर्फ पानी की फुहारे तक जा रही थी। द पीपल सेज कि ये तो गमले में पानी देने के लिए आए हैं। तभी मैं आपसे कहता हूँ ना कि कि हमारी जो कितने ऊपर तक जा सकती है? हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए, जी जी जी, हमारी बिल्डिंगें जो बन रही है 90, हमारा जो ऊपर से सिस्टम होना 45 चाहिए, फुट तक ये ऊपर तक है। दिल्ली में भी है सर, दिल्ली में भी है आपको काफी। अगले 50 साल का सोचकर चलना जी पड़ेगा। जी आज की डेट में जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, 100 मंजिल बिल्डिंग बन रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस हाइट तक, उस रफ्तार से, उस वेग से पानी पहुंच पाए, आपको उस प्रेशर से पहुंच पाए, इसकी आपको व्यवस्था करनी होगी। ये सरकार को सोचना पड़ेगा और हमारे फायर डिपार्टमेंट को भी इसमें जो है मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जो भी दमकल कर्मचारी हैं अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जिस कमरे के अंदर आग लगा हो, आप एक बार प्रवेश कर देंगे, आपका घुसते ही दम घुटेगा। लेकिन उस शख्स की हिम्मत है कि वो अंदर तक जाता है, एक एक चीज़ों को पानी से वो बुझाने की कोशिश करता है, कई चीज़ों को मूव करता है, वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता है। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। 8वीं मंजिल पे, 10वीं मंजिल पे चढ़कर शीशे को तोड़ के अंदर प्रवेश करना, अपनी जान जोखिम में डालना, वो कर्तव्य का निर्वहन तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान को दांव पे रखकर, तो रियली उनके लिए सैल्यूट है। सर दिल्ली पुलिस ने अभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, जो कि एक प्रदर्शनकारियों के साथ जो अभी भिड़ंत हुई, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेस्ट के टाइम की, 20 तारीख की। ये जो 20 तारीख का हादसा हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया था कि हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रक्रिया देखने को मिली कि जहाँ पर एक लड़की की मौत भी हुई भगदड़ में और उसको चोटें भी आई, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के कई जवान भी घायल हुए। तो ये असल में फैसला क्या था? तो असल पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखने का है। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन कई बार क्या होता ना कि भीड़ के बीच कभी उपद्रवी तत्व भी, अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। जो बेचारा स्टूडेंट है, जिसका काम पढ़ाई करने का है, उसके हाथों में पत्थर नहीं, उसके हाथों में किताबें हैं। लेकिन कई लोग शाम में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अचानक ही हज़ारों की भीड़ आती थी, जिनका काम था अराजकता को फैलाना, जिन्होंने, किसी ने पत्थरबाजी करी, किसी ने कुछ करा। तो ऐसी परिस्थितियाँ आई कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। क्या ऐसा पीछे से ऑर्डर था कि बल का प्रयोग करना है? इस विषय में मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि इस विषय में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये आला अधिकारी जो मौके पर मौजूद होते हैं, उनको परिस्थितियों के मुताबिक अपने विवेकों का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, यदि उस जगह पे मैं भी होऊंगा, चाहे कोई पुलिस वाला कोई सा भी शख्स हो, यदि आपकी जान पे बन रही हो, तो आपको डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। होता है। इसमें कहीं कोई सर भ्रम वाली बात मैं चाहूँगा कि आप डायवेक्स के हमारे सभी श्रोताओं को ये भी बताएं कि अगर आगे कभी ऐसी 20 जुलाई कभी घटना देखने को मिले, तो एक भारतीय नागरिक के होते हुए उसे क्या संयम और क्या अपनी पकड़ बनानी चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पे रखना चाहिए जब वो उसका सामना दिल्ली पुलिस से हो? बड़ी सीधी सी बात है। आपका सामना पुलिस से हो, नहीं हो, आप भीड़ का हिस्सा बनिए, आप भीड़ का हिस्सा बनिए, आप भीड़ मत बनिए, आप भीड़ की जुबान मत बनिए, आप भीड़ की भाषा मत बोलिए, आप भीड़ में होकर भी अपने अस्तित्व को जिंदा रखें। यदि आपके साथ लाखों लोग, हजारों लोग मौजूद हैं, सभी एक विचारधारा के लोग हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपने विवेक को जिंदा रखना पड़ेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, क्या ये तर्कसंगत है कि यह तर्कसंगत नहीं है। मैं यदि किसी चीज़ का विरोध करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझको पूरा अधिकार है विरोध करने का, लेकिन यदि मैं
हिंसा का रास्ता अख्तियार करता हूँ तो क्या ये तरीका जस्टिफाइड है या नहीं है। मैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी पे पत्थरबाजी करता हूँ तो कल को उसका बुरा अंजाम मुझको भी झेलना पड़ सकता है। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने आजू बाजू भी लोगों को देखें कि आपके आजू बाजू कैसे लोग हैं, शरीफ लोग हैं या कोई क्रिमिनल माइंडेड शख्स है, किसके हाथ में कोई चाकू है, कोई पत्थर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे लोग हैं उसे आप सेव भी करना पड़ेगा। कोई इनोसेंट आदमी है, कोई भोला भाला बच्चा है, कोई लेडी है, उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना है, किसी को बीच मझधार में नहीं छोड़ना है। आपको कहीं कुछ भी संदिग्ध चीज़ें दिखती हैं, कुछ वैसी चीज़ें दिखती हैं जो गलत हों, तो आप उसको मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी को बतला भी सकते हैं, उनकी नोटिस में डाल सकते हैं। अभी जो हाल फिलहाल देखी जाए जो स्थिति हुई थी, उसके तुरंत बाद ही अगस्त में 15 अगस्त भी आने वाला है, और 15 अगस्त पे दिल्ली की 2026 में अब क्या तैयारियां हैं इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हिंदुस्तान के लिए दो पुनीत पर्व हैं। दीज आर द नेशनल फेस्टिवल्स। दिल्ली शहर के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त में आज तक कभी कोई अप्रिय घटना हुई नहीं है, क्योंकि पूरा दिल्ली में किलेबंदी हो जाती है। सर इसके बीच में मैं जब आपको टोकना चाहूँगा, पिछली बार अगस्त के आसपास का ही टाइम था, थोड़ा सा आगे पीछे लगा लीजिए, दिल्ली में ठीक चांदनी चौक के बाहर जो है ब्लास्ट हुआ, सबकी आंखों के सामने हुआ। सर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी घटना वो भी दिल्ली के लाल किले के सामने हो जाती है, आरडीएक्स दिल्ली तक आ जाता है और दिल्ली पुलिस को खबर ही ना हो? तो असल जो खुफिया तंत्र है उसमें दिल्ली पुलिस के अलावे आईबी का भी रोल होता है। जो कहीं हमारी पुलिसिंग का सिस्टम है ना, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, किसी व्हीकल से कुछ सामान को कहीं लेकर जाना, आपको कहीं ना कहीं इसको सही ढंग से चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक एक एक इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते। आप कोई चाहे तो बारूद लगाकर किसी रेलवे स्टेशन के अंदर चला जाए, वहाँ ब्लास्ट करते। आपको कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए दूसरे कंट्री में क्या होता है कि आबादी कम होती है, तो पता होता है कि वो शख्स इसके मूवमेंट अब यहाँ है, कल को मूवमेंट वहाँ थी। हमने यहाँ पे पता ही नहीं है, हमने आज कुछ कर लिया है, कल को कहीं और जाके छुप जाएंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसे ढूंढ पाए। लेकिन अब हमारा FSR सिस्टम, FRS सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये बड़ा मजबूत हुआ है। अब आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरा एंटीसीडेंट चेक किया जा सकता है। तो आज के परिवेश में उसका कैसे चेक करेंगे सर? उसको चेक करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। अब AI बड़ा इसमें हेल्पफुल हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपने जो शूज़ पहना हुआ है, ये शूज़ आपने कहाँ से ली है, ये भी जानकारी मिल सकती है। आपने जो पैंट पहनी है, पैंट पे कोई पार्टिकुलर टैग हो, आपके पीछे का बैकग्राउंड हो, ये दिखाता है कि आप किस जगह पे हैं, वो पूरी जगह आ जाएगी। ये बंदा ये भी देहरादून में है, इस होटल के पीछे है। तो राइट नाउ इट्स अ एज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन द era of technology, it has become very helpful, and since we are making a lot of research, we are doing a lot of research, so that's why it has yielded its positive result। और अब हम किसी को भी, किसी की एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। आज देखेंगे जो 20 जुलाई का जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें कितने हिस्ट्री सीटर्स थे, कितने सारे क्रिमिनल्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, सबको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स की एंट्री हो चुकी थी जिन्होंने भीड़ का फ़ायदा उठाया, पुलिस पे पथराव किया, और इसका खामियाजा कौन झेलता है? जो क्रिमिनल होगा वो वारदात करके मौके से गायब हो जाता, लेकिन जो आम लोग होते, जो कॉमन लोग हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, वो बेचारे कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपनी सूझबूझ के साथ ऐसे मोमेंट्स में जाना चाहिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपके आसपास जो है ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद है, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और बिल्कुल उनसे फाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है आप ही के बीच में कोई ना कोई एक आतंकवादी भी छुप के वहाँ पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस वाला वर्दी पहनकर पुलिस वाला है, और आप बिना वर्दी के पुलिस वाले हो। आपने भी अपने आजू बाजू चीज़ों को देखना है। यदि आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि कोई शख्स गलत कर रहा है, तो यू हैव राइट टू अरेस्ट हिम। आप उसको
काबू कर सकते हैं, आप उसको पुलिस के सामने पेश कर सकते हैं। आप भी पुलिस वाले ही हो, आप बिना वर्दी वाले हो, हम वर्दी वाले हो गए, बस ये बातें हैं।